हेलो। तो ये याद रखना है, साइन एच जेड जीरो कब होगा और कॉस एच जेड। बोलो, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक जीरो कब होगा? हम्म एन मतलब पाई आई का मल्टीपल और कॉस। बोलो कॉस जीरो कब? ये ऑड मल्टीपल पाई बाय टू को। ठीक है, पाई आई का इवन, अरे पाई आई का मल्टीपल और ये पाई बाय टू आई का ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी इन जनरल कैसे निकालते हैं तो वो अपने को सॉल्व करके निकालना पड़ता है। ठीक है, इक्वेट वगैरह करके पहले इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करो, फिर इसको कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ता है। बाकी ये जीरोस वाले अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले कि उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कि पीरियोडिक इसमें से कौन सा है। थर्ड हम लोग कि साइन जेड कॉस जेड को ई रेस टू मतलब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग ने इसके जीरोस के बारे में डिस्कस किया। अब आता है ये जितने भी फंक्शन है, अभी तक हम लोग ने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस नहीं किया। अब डिस्कस करना है इसमें से कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा फंक्शन ऑन टू है। अब यहाँ से अपने को बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे एक थ्योरम होता है पिकार्ड थ्योरम। पिकार्ड थ्योरम क्या कहता है कि जितने भी एंटायर फंक्शन है वो एज्यूम करते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सेप्ट वन पॉइंट, मतलब पॉसिबली एक्सेप्ट वन पॉइंट, कि एक पॉइंट को छोड़ के। बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेगा। जैसे साइन जेड ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करते हैं, कॉस जेड हर एक वैल्यू को एज्यूम करता है, पॉलिनोमियल। बट ई रेस टू जेड एक ऐसा फंक्शन है सिर्फ जीरो को छोड़ के हर एक वैल्यू को एज्यूम करता है। ठीक है, तो अब ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर ये हर एक वैल्यू को एज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये समझ दो, मैं प्लेन लेता हूं और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, साइन जेड, कॉस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड और कॉस हाइपरबोलिक जेड। क्या करूंगा मैं, यहाँ से एक अल्फा लूंगा, अल्फा बिलोंग्स टू सी, और यहाँ पे एक एलिमेंट ढूंढूंगा सपोज z1 सच दैट कि f ऑफ z1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा। और अगर हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक z1 मिल गया सच दैट कि f ऑफ z1 इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू मैप है। ठीक है, ऑन टू मैप का डेफिनेशन यही होता है ना कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्री इमेज। और हम लोग एंटायर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो पूरे सी से सी पे बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इसके पास प्री इमेज तो होगा अगर वो एंटायर फंक्शन है। किसको छोड़ के? कांस्टेंट को छोड़ के। मतलब अगर मैं कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन लेता हूं तो इसके हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसके पास प्री इमेज होगा। एक को छोड़ सकते, जैसे ई रेस टू जेड, जीरो के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है सच दैट ई रेस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यही सिर्फ एक्सेप्शनल केस है। बाकी हर केस में, चाहे वो साइन जेड हो, कॉस जेड हो, साइन हाइपरबोलिक हो, कॉस हाइपरबोलिक हो या पॉलिनोमियल हो, उसके लिए उसके पास प्री इमेज होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? एक एक करके हम लोग प्रूव करेंगे कैसे आता है। यहां तक समझ में आया सबको? तो सबसे पहले डिस्कस करते ई रेस टू जेड का, कि कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इज नॉन जीरो। ठीक है, अगर मैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं तो देयर एग्जिस्ट जेड सच दैट ई रेस टू जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये आता है। ठीक है, ए भी मेरा नॉन जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक साथ जीरो नहीं आ सकते। अब देखो, ई रेस टू जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो ई रेस टू जेड क्या है मेरे पास, ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, तो a प्लस आई बी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाई, और b की वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई। क्या निकालना है अपने को, a और b की वैल्यू निकालनी है। एक तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों का अगर स्क्वायर कर दूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करके अगर ऐड करता हूं तो क्या आएगा अपने पास, ई रेस टू टू एक्स कॉस स्क्वायर वाई
प्लस ई रेस टू 2x साइन स्क्वायर वाई। तो दोनों में से ई रेस टू 2x कॉमन ले सकता हूँ और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर है सबको? ये समझ में आया सबको? तो एक तो ये वैल्यू मिल गई और दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। मान लेता हूँ बी नॉन जीरो है। अगर बी नॉन जीरो है तो ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस वाई। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास बी अपॉन ए। तो यहां से ये आ जाएगा अपने पास tan y इज इक्वल टू बी अपॉन। ये दोनों में से दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, तो ये अपॉन में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो ए को नॉन जीरो ले लेते हैं। तो ये अपने पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। ये आ गया अपने पास tan y से अपने पास y मिल गया और ये यहां से e रेस टू 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब मैं लॉग अप्लाई कर सकता हूं दोनों साइड। अगर मैं इस पर लॉग अप्लाई कर दूं e रेस टू 2x और लॉग अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं इसमें? पहले ये बताओ, लॉग अप्लाई कर सकते हैं। लॉग का डेफिनेशन क्या है कि जिस पॉइंट पे भी डिफाइन वो पॉजिटिव और नॉन जीरो होना चाहिए ना। याद है लॉग का फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन क्या रहता है, नॉन जीरो रियल नंबर ना, नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जीरो तो है नहीं क्योंकि दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, वो पहले ही बोल दिया कि दोनों ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अब दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा, तो जीरो पे भी नहीं, मतलब यहाँ पे जीरो भी नहीं है और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव भी आ रहा है। क्लियर है सबको? इसका मतलब मैं लॉग अप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये समझ में आया सबको? मतलब अपने को x भी मिल गया y भी मिल गया। क्लियर है सबको? तो x की वैल्यू ये आ गई और y इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। ये क्लियर है सबको x और y? तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो, एक तो x प्लस आई वाई में ऐसा ढूंढ के लेके आऊंगा जिसका इमेज क्या आएगा a प्लस आई बी, और वो x और y क्या होंगे, x की वैल्यू होगी log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और y क्या होगा tan इनवर्स b बाय a। क्लियर है सबको ये? बट ध्यान रखना है कि a और b दोनों जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। दोनों एक साथ जीरो होंगे ना, मैं ये भी डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए जीरो को वहां पे एक्सेप्ट किया, मतलब जीरो के लिए कोई प्री इमेज नहीं होती, वो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है इसके वजह से। ठीक है, रब करो इसको मैं। तो जो z है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अब z क्या है मेरे पास, x प्लस आई वाई। तो x को हम लोग ने क्या लिखा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या था अपने पास tan इनवर्स b बाय a। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन, ये क्या होता है अपने पास log ऑफ मॉडुलस ऑफ, ये a प्लस आई भी लिख सकता हूँ प्लस आई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आई बी। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो ये अपने पास आ जाता है log ऑफ z। अगर प्रिंसिपल ब्रांच में लेंगे तो सिर्फ माइनस पाई से पाई लेंगे, और अगर इन जनरल है तो उसमें 2n पाई को अलग से ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब हर एक e रेस टू z के लिए अपने पास z क्या मिलता है, उसका log, इसीलिए इसको इसका इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच ले लूं, कोई भी प्रिंसिपल ब्रांच, ये ऑन टू तो है,
ऑन टू क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए मेरे पास प्री इमेज मिल रहा है। 1 1 के लिए क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल ब्रांच ले लो, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो हर पीरियड के बाद वो उसकी वैल्यू रिपीट होगी ना। तो कोई भी एक 0 से 2 पाई तक कोई भी प्रिंसिपल ब्रांच ले लो, उस प्रिंसिपल ब्रांच में e⁻z का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, कैपिटल log ऑफ z। ठीक है, समझ में आया सबको ये? तो e⁻z का हम लोग इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं लॉगरिथम, बट याद रखना इन जनरल नहीं, वो सिर्फ एक ब्रांच के अंदर, तो कोई भी ब्रांच जहां पे वो 1 1 ऑन टू दोनों होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर से वैल्यू वही रिपीट होगी। समझ में आया सबको ये? तो इससे क्या पता चला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इसके लिए एक एलिमेंट होगा, मतलब डोमेन में, जिसका इमेज वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो पिकार्ड थ्योरम यहाँ पे होल्ड हो रहा है e⁻z के लिए। किसी को डाउट इसमें कुछ? हेलो, समझ में आया सबको ये? इससे ये क्लियर हो गया कि e⁻z ऑन टू मैप नहीं है। ठीक है, क्यों ऑन टू नहीं है? e⁻z ऑन टू नहीं है और ना ही e⁻z 1 1 है। तो e⁻z ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन में क्या होगा, हर एक उसके पीरियड के बाद वो बार बार रिपीट होगा। मतलब 2 पाई आई ऐड कर दूंगा तो फिर से वही सेम वैल्यू देगा, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि 0 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। क्लियर सबको? हेलो, तो e⁻z के बारे में समझ में आ गया। तो याद रखना है e⁻z एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई आई। e⁻neither 1 1 नॉर ऑन टू 1 1 नहीं है, क्योंकि हर एक 2 पाई आई के बाद वो रिपीट होगा। और दूसरी चीज याद रखना है कि e⁻z ऑन टू नहीं है, क्योंकि 0 के पास कोई प्री इमेज नहीं है। और ये भी याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, एक प्री इमेज उसके पास होगी, किसके पास, e⁻z के पास, अगर वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अगर 0 है तो कोई प्री इमेज नहीं है। बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो, मैं एक ऐसा z ढूंढ के लेके आऊंगा सच दैट e⁻z इज इक्वल टू वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और वो आएगा कैसे? तो log z की वैल्यू होती है अपने पास क्या था, log मॉडुलस ऑफ जो भी दिया होगा ना, WA प्लस IB के फॉर्म में, तो log ऑफ W प्लस I टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ W। अगर प्रिंसिपल है, ब्रांच ले रहे हैं, तो कैपिटल, इसको कैपिटल देंगे। अगर स्मॉल ले रहे हैं तो उस केस में स्मॉल लेंगे। स्मॉल मतलब 2n पाई i को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है साइन z। अब साइन z के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो कोई भी नंबर दे दो मुझे, कोई भी अल्फा दे दो, ठीक है, a प्लस IB कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक तो मैं क्या करूं, साइन z को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्या था ये, साइन x कॉस हाइपरबोलिक प्लस I टाइम्स कॉस x साइन हाइपरबोलिक। एक तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके करूं, बट ये ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग। इसमें सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं, साइन z को मैं क्या लिख सकता हूं, e⁻iz e⁻−i z/2i इज इक्वल टू अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻iz e⁻−iz अल्फा 2, इसमें हम लोग पुट करते हैं e⁻iz इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा x इनवर्स अल्फा 2i, और इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर 1 अल्फा, ये क्या आ जाएगा, x ये साइड जाके 2 अल्फा x आई। तो ये क्या बन गया अपने पास, इसके पास सॉल्यूशन होगा कि नहीं, हमेशा सॉल्यूशन आएगा इसके पास। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल है कॉम्प्लेक्स के अंदर, अब इसके बाद वही डिस्कस करेंगे, उसके पास रूट है। अगर हर एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के पास रूट है, इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर इसके पास इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसके पास प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है सबको ये? इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसके लिए मैं प्री इमेज ढूंढ के ला सकता हूँ। इस प्रोसीजर का यूज करके कोई भी नंबर दो,
भले कॉम्प्लिकेटेड होगा बट मुझे मिल जाएगा ये। समझ में आया सबको ये? हम्म। अब ये पॉलिनोमियल डिस्कस कर लेते हैं। एक बार पॉलिनोमियल हो गया तो ये वहीं से आ जाता है। समझ में आया सबको? और यहाँ से ये पता चलता है हर वैल्यू को ना वो 2 बार एज्यूम करता है, मतलब ये अल्फा 2 बार क्या इनफाइनाइट टाइम करता है, क्योंकि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। बट यहाँ से भी ये 2 बार होता है, ये 2, और उसके बाद उसका पीरियोडिक भी है। तो मतलब ये हर वैल्यू को इनफाइनाइट करता है। ऐसे ई रेस टू जेड भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो उसके लिए प्री इमेज कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऐसे होंगे जिनका इमेज वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऐसे इस केस में यहाँ पे भी होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसकी प्री इमेज कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। एक तो यहीं से 2 आ गया, और दूसरा ये जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो जब मैं उसमें 2 पाई ऐड करूंगा तब भी इमेज वही आने वाला है। तो यहां से भी वो 1-1 मैप नहीं होता। तो साइन जेड के बारे में ये तो क्लियर हो गया कि साइन जेड क्या है अपने पास, ये 1-1 नहीं है, बट ये मैप ऑन टू होगा। क्लियर है सबको ये? तो साइन जेड ऑन टू मैप है लेकिन 1-1 नहीं है। ठीक है। अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया था अपने को इस बार 2021 में, सीधे सीधे यही क्वेश्चन था, साइन जेड था कि कॉस जेड था, कॉस जेड दिया है। तो जैसे साइन जेड के लिए कि वैसे कॉस जेड के लिए कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस आ रहा था बीच में, इसमें प्लस आएगा। बाकी सेम वैसे ही करेंगे, e टू जेड को एक्स पुट करो तो x प्लस एक्स इनवर्स, और यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो आएगा, और 2 टाइम्स आएगा। समझ में आ रहा है सबको ये? तो याद रखना आगे से साइन जेड कॉस जेड, ऐसे साइन हाइपरबोलिक जेड को भी लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक को जेड भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे ऐसे फंक्शन है जो ऑन टू है बट 1-1 नहीं है। क्लियर है सबको? और दूसरी बात ये भी, हर वैल्यू को ये कितने बार एज्यूम करते हैं, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अंडर दिस फंक्शन कितने प्री इमेज होंगे, तो इनफाइनाइट प्री इमेज होंगे। समझ में आया सबको ये? अब देखो ये 2021 में सीधे यही क्वेश्चन पूछा था। अगर ये पता था अपने को तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर, कि एक फंक्शन है सी से लेके सी तक, इसको डिफाइन किया जा रहा है कॉस जेड। तो अपने को पता है कॉस जेड 1-1 नहीं है क्योंकि पीरियोडिक है, तो 2 पाई के बाद बार बार वही वैल्यू होगा। ऑन टू मैप अपने को पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो, मेरे पास प्री इमेज हो, भी एक नहीं है, इनफाइनाइट प्री इमेज है, तो ये मैप ऑन टू है। 1-1 भी नहीं है, बाइजेक्टिव भी नहीं है, और बाउंडेड तो है ही नहीं। ठीक है। बाउंडेड तो बाद में लिविलियस थ्योरम से आ जाता है कि एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड, अरे नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपने पास पॉलिनोमियल। इसको यूज करने से पहले मैं लिविलियस थ्योरम का स्टेटमेंट बता देता हूं। लिविलियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि वो अनबाउंडेड होगा। ठीक है। तो यहां से ये जो ऑप्शन में दिया है कि बाउंडेड, तो बाउंडेड नहीं हो सकता। तो ये भी एक माइलस्टोन है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कि रियल के अंदर साइन जेड कॉस जेड ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जो बाउंडेड होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर साइन जेड कॉस जेड कैसे फंक्शन है, अनबाउंडेड। और वो कहां से आता है, अपना लिविलियस थ्योरम से, कि नॉन कांस्टेंट और एंटायर मैप क्या होगा, अनबाउंडेड। ठीक है। क्लियर है सबको ये? अब इसका यूज करते प्रूव करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एक होता है एक्सटेंडेड लिविलियस थ्योरम। तो एक्सटेंडेड लिविलियस थ्योरम क्या है कि कोई भी फंक्शन जैसे एफ ऑफ जेड मॉडुलस, अगर ये लेस देन आ रहा है एम आर एस टू एन अल्फा, वेर एल इज कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये सॉरी ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी डिग्री एटमोस्ट कितनी होगी, लैम्बडा, ये इंटीजर होगा। तो एटमोस्ट लैम्बडा इसका हो जाएगा। जैसे अगर ये 2 आ गया
तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 2। तो ये लैम्डा पे डिपेंड करेगा कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही अगर एफ ऑफ मॉडुलस एफ ऑफ जेड लेस देन ए मॉडुलस जेड पे इस फॉर्म का है, तो ये दो चीजें हो सकती है, या तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, या तो ये पॉलिनोमियल होगा डिग्री 1 का, ठीक है। अब इसी के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था 2021 में, डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया सबको, जब भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया हो कि मॉडुलस एफ ऑफ जेड की वैल्यू लेस देन ए मॉडुलस जेड प्लस बी है, तो उस केस में याद रखना, या फिर अगर नंबर के फॉर्म में दिया तब भी चलेगा, वो कब होगा, जब मेरा फंक्शन बाउंडेड होगा। तो उस केस में या तो ये कांस्टेंट है, या तो ये एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो ये एक पॉइंट अपने को याद रखना है। अब यहां से एक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है कि अगर P ऑफ जेड एक पॉलिनोमियल है, तो इसके जितने भी रूट हैं ये किसको बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स को ही बिलोंग करेंगे। मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से है, तो उसके जितने भी रूट हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही होते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को फील्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, ये अल्जेब्राइकली क्लोज होता है। अल्जेब्राइकली क्लोज मतलब एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, उनके सारे रूट उसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल ले लो जिसके कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं, तो उनका जो रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसके जितने भी रूट होंगे, अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो कोई भी नॉन कांस्टेंट, और इसको लिख दो नॉन कांस्टेंट, अगर एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो इसके पास एग्जैक्टली कितने रूट होंगे, n रूट, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कहां पे होंगे, C के अंदर। हर पॉलिनोमियल के अंदर एग्जैक्टली n रूट ही होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो उसी सेट के अंदर होगा। तो हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब उसको और इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंशन फील्ड बनाते हैं। फील्ड थ्योरी के अंदर यही सारी चीज डिस्कस करते हैं। अगर एक फील्ड के अंदर नहीं है तो उसको और एक्सटेंड करो, ये नहीं है तो उसको और एक्सटेंड करो, मतलब पॉलिनोमियल दिया जाता है और उसका हम लोग एक एक्सटेंशन फील्ड निकालते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बट वो एक पॉलिनोमियल के अंदर होता है। लेकिन किसी फील्ड के किसी भी पॉलिनोमियल का सारे रूट अगर उसी फील्ड के अंदर है, तो उसको बोलते हैं अल्जेब्राइकली क्लोज। क्लियर है सबको ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, तो उसके पास एग्जैक्टली n रूट होते हैं, और वो सारे के सारे उसी कॉम्प्लेक्स, मतलब उसी कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर होंगे, ठीक है। ये समझ में आया सबको। अब सुनो, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट और इसी का यूज करके हम लोग क्या डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एक मैप डिफाइन कर लिया पॉलिनोमियल, ठीक है, एक नंबर उठा लिया अल्फा। अब मुझे इसके लिए फ्री इमेज ढूंढना है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा आना चाहिए पी ऑफ जेड फॉर सम जेड बिलोंग्स टू सी। ये आएगा कि नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, क्या उसके लिए फ्री इमेज मिलने वाला है। अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं उसके लिए फ्री इमेज मिलने वाला है, क्यों। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल है जेड स्क्वायर प्लस 2, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल, अगर मैं इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करूंगा तो क्या इसका डिग्री चेंज होता है। किसी पॉलिनोमियल के अंदर कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसका डिग्री चेंज होगा। अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, पी ऑफ अगर एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो और मैंने इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसका डिग्री चेंज नहीं होगा। मैं एक नया पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहा हूं, या एक नया फंक्शन जो कि p ऑफ जेड माइनस अल्फा है। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल था, उसमें कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं या ऐड कर दूं, तो g ऑफ जेड भी क्या होगा, एक n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इसके पास कितने रूट होंगे,
एग्जैक्टली एन रूट होंगे ना, इसके बाद एग्जैक्टली एन रूट होंगे, इसका मतलब इसके पास भी रूट आ गया। और कितने रूट होंगे, तो एग्जैक्टली एन रूट होंगे। ये कितने पॉइंट पे जीरो होगा, जितनी इसकी डिग्री हो ना, मतलब ऐसे एन डिफरेंट वैल्यूज होंगे जिस पे ये जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये अल्फा ऐसे कितने पॉइंट पे अल्फा आने वाला है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे अल्फा होगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे बोल रहा हूं मैं। ये पी ऑफ जेड माइनस अल्फा ये एन डिग्री का है, तो इसके पास कितने रूट होंगे, एग्जैक्टली एन रूट होंगे। मतलब ऐसी एन वैल्यू होगी जिस पॉइंट पे जीरो आएगा। अगर मैं इसको ये साइड लेके आऊं, इसका मतलब ऐसी एन डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी, या फिर एन डिस्टिंक्ट ही बोल सकते हैं, एन ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये अल्फा होगा। डिस्टिंक्ट नहीं बोलेंगे, हो सकता है सब वैल्यू सेम होंगे। जैसे अगर ये फॉर्म का रहेगा तो सारे सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको ये। इससे क्या पता चला अपने को कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, एटलीस्ट एक प्री इमेज तो मिलेगा किसके अंदर, अंडर पॉलिनोमियल के अंदर। मतलब उसके पास प्री इमेज एक, कम से कम एक प्री इमेज तो होगा। वो डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है सबको ये। इससे क्या पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे पॉलिनोमियल भी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करता है। मतलब जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पिकार्ड थ्योरम बोला था कि जितने भी एंटायर फंक्शन है वो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करते हैं, एक्सेप्ट पॉसिबली वन वैल्यू, एक वैल्यू को छोड़ सकता है। ठीक है, बोलो जल्दी। ये क्लियर है सबको पॉलिनोमियल के बारे में। तो इससे क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑन टू मैप है। हम्म, ऑन टू है ना पॉलिनोमियल, 1 1 है। 1 1 डिपेंड करेगा, रिपीटेड नहीं, रिपीटेड का रिपीटेड, रिपीटेड से वो नहीं होता, डिपेंड करता है एन डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर लीनियर है, मतलब अगर वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जिसपे ये आएगा। क्योंकि पी ऑफ जेड माइनस अल्फा, मैंने एक जी ऑफ जेड डिफाइन कर दिया, ये भी एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे ये जीरो होगा, मतलब इसके पास एग्जैक्टली 1 रूट होंगे। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा सिर्फ कितने वैल्यू के लिए आएगा, सिर्फ 1 वैल्यू के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वो पी ऑफ जेड अगर एक पॉलिनोमियल है वेयर एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो इस केस में क्या होगा, इसके पास मोर देन 1 रूट होंगे। तो अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब पी ऑफ जेड माइनस बी अल्फा इज इक्वल टू 0। ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना है, ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसी 1 से ज्यादा मोर देन 1 वैल्यू होगी जिसपे ये 0 आएगा, मतलब मोर देन 1 वैल्यू होगी जिसपे अल्फा आएगी। तो ऐसे कितने वैल्यू आगे, एक से ज्यादा आ जाएंगे, मतलब वो भी कितना, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो। क्लियर है सबको। तो पॉलिनोमियल अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तभी वो 1 1 ऑन टू होता है, अदरवाइज इन जनरल पॉलिनोमियल बाइजेक्टिव मैप नहीं होता। तो जितने भी बाइजेक्टिव पॉलिनोमियल होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म के होंगे, ए जेड प्लस बी फॉर्म के। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अगर कोई पूछे कि कोई पॉलिनोमियल अगर बाइजेक्टिव है तो वो किस फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का हो सकता है, क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल ही बाइजेक्टिव बन सकता है, बाकी और कोई डिग्री का पॉलिनोमियल बाइजेक्टिव नहीं बन सकता। कांस्टेंट भी नहीं बन सकता क्योंकि कांस्टेंट ऑन टू ही नहीं है। समझ में आया सबको ये। और यहीं से मैं ये भी बोल पा रहा था कि कोई भी वैल्यू ले लो अल्फा, वो जो हम लोग ने डिफाइन किया था ना एक्स स्क्वायर वगैरह, ये वहां से वो वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो उसका रूट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है। ये समझ में आ गया सबको। हम्म,
अब ये सीधे सीधे यही क्वेश्चन इस बार पूछा था, इसी का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन नंबर 16, जिसने भी पेपर दिया था, ये जो क्वेश्चन है ना इसी का एप्लीकेशन है। एफ ऑफ सी से लेके सी तक एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड फॉर मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2019। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स होगा। इससे क्या पता चल रहा है अपने को, इसको और अलग तरीके से भी चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये एक लीनियर होगा, लेकिन इसमें एक्सटेंडेड लिवलिस थ्योरम यूज कर सकता हूं मैं। ए और बी को अगर 1 ले लूं तो मॉडुलस एफ ऑफ जेड अगर लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये कांस्टेंट होगा या तो एक लीनियर पॉलिनोमियल, बट उसने पहले ही बोल दिया कि ये नॉन कांस्टेंट है। इसका मतलब इससे पता चल गया कि ये एक लीनियर है। ये मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 2019 इसके लिए देते हैं कि इसके बाद ही चेक कर लो, इसके इंटीरियर पार्ट में तो हो ही जाता है वो, ठीक है। इंटीरियर पार्ट में ना हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो वहां से ना इसीलिए कभी भी डिफाइन किया होगा ना ये, तो ये हमेशा ग्रेटर देन के लिए ही डिफाइन करते हैं, लेस देन के लिए वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 1 1 होगा। ये पूछा है फॉल्स, क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, नॉन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला ऑप्शन हट गया तो लीनियर बचा। और लीनियर क्या होता है, 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। अच्छा, ए जेड प्लस बी, अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। ए जेड प्लस बी है तो ए नॉन जीरो है तभी तो जेड है ना, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो वो एक कांस्टेंट मैप बन जाएगा। तो ए नॉन जीरो है तभी वो ए जेड प्लस बी के फॉर्म में। तो अगर उसका डेरिवेटिव लूंगा तो ए, वेयर ए इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये कभी इसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा। तो ये भी करेक्ट है, बचा ए ऑप्शन कि एफ मैप करेगा लाइन ऑन टू सर्कल, क्योंकि इसको डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे, हालांकि इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, लेकिन ये बाकी 3 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल मिल जाएंगे लीनियर जो लाइन को सर्कल पे भेजते हैं। क्लियर है? तो ये इसी का एप्लीकेशन है। वैसे आगे भी बहुत सारे थ्योरम वहां से भी आता है, बट इतना भी अगर अपने को पता होता तो हम लोग डायरेक्ट ये कर सकते थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट 7 फंक्शन है इसके बारे में सबको क्लियर हो गया सब? और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताया हूं ना, यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इससे बहुत सारी थ्योरम्स यूज होती है, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसे बहुत सारे थ्योरम है, वो सब यूज करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पिकार्ड थ्योरम सब एकदम एंडिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट ये सब अपने को बेसिक पता होना चाहिए। जो 7 फंक्शन है इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अरे सॉरी नेक्स्ट वीडियो में जिससे रिलेटेड एग्जांपल्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तब तक जितना होता है हाँ, ये सब तो सिंपल, जो सिंपल है ना उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ये देखो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये भी ये सब क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत सिंपल रहते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आई, जस्ट इसका स्क्वायर ले लो। और मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है, दो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये मेरे पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास वाई। तो एक्स को हम लोग क्या लेते हैं, अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री ले लूँ तो ये मेरे पास एक्स, ये एक्स आ गया। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू कॉस थीटा, और वाई को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू साइन थीटा। तो ये अपने पास होता है मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। और क्या निकालते हैं हम लोग इसका, थीटा निकालते हैं tan इनवर्स y बाय एक्स। बट ये फॉर्मूला हर एक के लिए वैलिड नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि हम लोग
जो एंगल है ना वो कहाँ तक ले रहे हैं। कहीं कहीं पे जो लोकल बुक है उसमें 0 से लेके 2 पाई तक लेते हैं, बट स्टैंडर्ड बुक में माइनस पाई से लेके पाई तक, ये अपने पास प्रिंसिपल ब्रांच होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर ये ले रहा हूँ 0 to 2 पाई ले रहा हूँ, तो उस केस में क्या करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो मेरे पास क्या होता है, अगर मैं इसको कुछ अल्फा मान लूँ तो ये मेरे पास अल्फा ही होगा। इस केस में क्या करते हैं, अल्फा में पाई ऐड करते हैं, इस केस में भी पाई ऐड करते हैं, और इस केस में क्या ऐड करते हैं हम लोग, 2 पाई। ठीक है, तो ये जब मेरा 0 से लेकर 2 पाई तक होगा, ये समझ में आया सबको। ये 12th में जो लोकल बुक है ना महाराष्ट्र का, उसमें ऐसा दिया है 0 से लेकर 2 पाई तक, तो वहां पे पाई ऐड करो, पाई ऐड करो, यहाँ पे 2 पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय 1 प्लस आई कोई चेंज कर सकता हूँ, 1 माइनस आई, -1 माइनस आई, और -1 प्लस आई। ठीक है, तो 1 प्लस आई आएगा तो इसका एंगल कितना होगा, ये यहाँ पे कहीं रहेगा ना 45 डिग्री। तो इसके लिए कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है -1 प्लस आई, ये वाला पे, तो इस केस में ये क्या आएगा, tan इनवर्स y बाय x क्या होगा, tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 का एंगल tan इनवर्स -1 मतलब कितना आ जाएगा वो, -45 डिग्री ना। बट ये -45 डिग्री है क्या, ये कितना आता है 135 डिग्री। तो अगर मैं इसमें पाई ऐड कर दूं मतलब 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको। ऐसे अगर इस केस में होगा तो इस केस में ये -1 और -1, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री में जब 180 ऐड करूंगा तो ये आ जाता है 225 डिग्री। तो ये भी कितना है 225 डिग्री। और इस केस में जब यहाँ रहेगा उस केस में ये माइनस मतलब -45 डिग्री आ जाए। तो जब मैं इसमें 360 ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 350 डिग्री। तो ये हम लोग 12th के बुक में बहुत जगह लिखा रहता है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर 0 से लेके 2 पाई तक है तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं करना है, सेकेंड थर्ड में पाई ऐड करना है, और फोर्थ में 2 पाई ऐड करना है। क्लियर है सबको, ये समझ में आया ना ये। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में ना माइनस पाई से लेके पाई तक करते हैं। मतलब अगर फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहां से काउंट करो, लेकिन अगर थर्ड फोर्थ में है तो यहां से काउंट करो। मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो इस केस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ। तो इस केस में अगर अल्फा मेरा tan इनवर्स y बाय एक्स है, तो यहाँ पे तो सेम यही आ जाएगा कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो मेरा अल्फा के इक्वल आ जाएगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था ना, सेम 2 पाई में भी यही होगा क्योंकि यहाँ से ये नजदीक है। इस केस में भी क्या करेंगे हम लोग, अल्फा में पाई ऐड करेंगे। बट अब ये यहाँ से काउंट करना है, तो यहाँ से ये कितना आएगा, अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये एंगल कितना है -135 डिग्री। और इसका आंसर कितना आ रहा था, माइनस नहीं 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करूंगा कि 1 -135 होगा, तो यहाँ पे मुझे माइनस पाई ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, अल्फा माइनस पाई, और यहाँ रहेगा तो कितना एंगल आएगा -45 डिग्री।